मनोज्ञा लोईवाल 3 का तर्कश में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, क्योंकि पटना में खान सर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। गोलीकांड विवाद में खान सर पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस की जांच में खान सर का नाम आया है। पुलिस पूछताछ में खान सर के बॉडीगार्ड ने यह खुलासा किया है। बॉडीगार्ड ने पुलिस से कहा खान सर के कहने पर फायरिंग की है। ये बड़ा खुलासा है। अगर खान सर के कहने पर फायरिंग हुई है तो मामले में अब चिंताजनक परिवर्तन होते दिख रहे हैं, क्योंकि खान सर ने आरोप लगाया था कि दूसरे कोचिंग वालों ने इसकी पूरी शिद्दत से काम किया था इसके पीछे। तो दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि गोलीकांड विवाद अब और ज्यादा गंभीर और गहराता चला जा रहा है। गोलीकांड विवाद पर अब पटना में खान सर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अभी तक पूछताछ हो रही थी आसपास के कोचिंग वालों से, लेकिन अब खान सर भी इसके पूरे घेरे में आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस की जांच में खान सर का नाम आया है सामने। सोमू आनंद मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सोमू, इस वक्त की बड़ी खबर, एक और एफआईआर दर्ज हो रही है अब खान सर पर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, खान सर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कल ही जब दोनों गार्ड को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उन्होंने खान सर के कहने पर फायरिंग की थी, और ये माना गया है कि उन्होंने लोगों में भय व्यक्त करने के लिए वो फायरिंग की थी। और जाहिर तौर पे आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है, और उसके साथ साथ हत्या के प्रयास का भी ये पूरा मामला जो है उसमें दर्ज किया गया है। क्योंकि खान सर ने पहले ये कहा था कि उनके कोचिंग पर फायरिंग हुई है, लेकिन जब ये वीडियो सामने आया उसके बाद से पूरी तस्वीर बदल गई और ये साफ हुआ कि खान सर के गार्ड ने ही फायरिंग की थी, और इसमें खान सर के कहने पर वो फायरिंग की गई है। ये बहुत साफ हो चुका है, और इसीलिए 2 अन्य लोगों के साथ साथ खान सर पर भी इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। सोमू, ये तो बड़ी बात है ना, क्योंकि खान सर के ऊपर अगर यही आरोप लग रहा है कि उन्होंने खुद ही फायरिंग करवाई है, तो ये तो मामला ही बदल जाता है पूरा। छात्र जो आंदोलन कर रहे थे, छात्र जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कल शाम तक गांधी मैदान में, अब उस आंदोलन का क्या? देखिए, जो आंदोलनकारी छात्र थे वो इस बात की ही मांग कर रहे थे कि खान सर पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो सामने आ गया था जिसमें खान सर के गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो तमाम छात्र रोशन आनंद के समर्थन में एनआईटी मोड़ से लेकर के गांधी मैदान तक प्रदर्शन करते हुए गए थे। तो खान सर के समर्थन में छात्रों का बड़ा हुजूम अगले बुधवार को, जिस मंगलवार को फायरिंग हुई, बुधवार की सुबह में जरूर छात्र कुछ दिखे थे। उसके बाद से धीरे धीरे छात्र उनके समर्थन में नहीं दिख रहे हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद के समर्थन में छात्रों का हुजूम कल निकला था, और अब एक तरह से देखें तो पूरी तस्वीर भी बदल रही है। जो लोगों की भावनाएं एक तरह से खान सर के साथ जुड़ी हुई थी, वो अब ये मान रहे हैं कि इस पूरे मामले में खान सर की भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि फायरिंग हुई है, फिर उन्होंने एफआईआर में इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके कोचिंग पर फायरिंग हुई है, और अब क्लासरूम में भी जाकर के वो स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि फायरिंग हुई है। यानी सिर्फ एक फायरिंग के मामले में उनका स्टैंड 3 से 4 दफे बदला है। तो अलग अलग जगहों पर वो अलग अलग बातें करते रहे, इसलिए उन पर भी अब लोग संदेह कर रहे हैं। और इस मामले में जो पुलिस या कार्रवाई हुई है वो सबसे अहम है, क्योंकि गार्ड ने ये कहा है कि खान सर ने उनको कहा कि तुम लोग देख क्या रहे हो, फायर करो, और उसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू की। तो जाहिर तौर पे खान सर का जो पूरा नैरेटिव था, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर हमले की बात कही थी और ये भी कहा था कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है, वो पूरा बदलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। जी सोमू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे अब। तो 3 का तर्कश में एक और खान सर की तस्वीरें और दूसरी ओर अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है। लोकतंत्र में कोई अपराधी तो उसको पकड़ो, जेल में डालो, उसके खिलाफ मुकदमा चलाओ, कोर्ट से सजा कराओ, चाहे फांसी कराओ, चाहे जो। लेकिन ये सरकार इस पर विश्वास नहीं करती। और अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव का ट्रेलर अभी से दिखाई देने लग गया है। मुद्दे वही हैं जो जनता की चर्चा में हैं, लेकिन उन पर सियासत अपने चरम पर है। बुलडोजर पर बहस है, एनकाउंटर पर सवाल है, जाति की राजनीति पर आरोप प्रत्यारोप है, टोटी चोर, मच्छर माफिया पर घमासान है। संभल से लेकर खोड़ा तक, पुलिसिया एक्शन से लेकर चुनावी रंग तक पूरी तरह से उसी रंग में रंगता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच चुनावी जंग, जो कि अब जुबानी जंग में तब्दील हो गई है, वो लगातार तेज होती चली जा रही है। एक तरफ सरकार अपने कामकाज
कानून व्यवस्था और माफिया पर कार्रवाई को उपलब्धि बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इन कार्रवाइयों के पीछे राजनीतिक और सामाजिक सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर आने वाले चुनाव की रणनीतिक बिसात? क्योंकि जनता जिन मुद्दों को और किन मुद्दों पर फैसला करेगी, ये राजनीतिक दल किस एजेंडे के साथ मैदान में उतरेंगे, ये दूसरा सवाल। इन्हीं तमाम सवालों पर होगी आज की बड़ी बहस, क्योंकि हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल ले लेते हैं। यूपी चुनाव से पहले सबसे पहला सवाल ये कि इतना बवाल क्यों, यही तो सवाल है। दूसरा सवाल, बुलडोजर एक्शन पर इतनी सियासत क्यों? 5 साल हो गए इस बात को, तो या यूं कहें 10 साल हो गए। अपराधियों पर एक्शन से किसे टेंशन है? अगला सवाल, क्या 27 का चुनाव इसलिए ये तनाव? मेरे साथ मेरे बहुत सारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। अनिला सिंह जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, स्वागत है आपका। अमितोष पारिक मेरे साथ स्टूडियो में है, बीएचपी के प्रवक्ता हैं। तारिक खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और रशीद शरीफ, मुस्लिम स्कॉलर है। स्वागत है आप सभी का। अनिला जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, चुनाव है इसीलिए तनाव है, इसीलिए बुलडोजर का ज्यादा यहाँ पे प्रभाव है? मेरी सभी को राम राम, और बहुत अच्छी राइमिंग करी है अभी आपने। तनाव तो देखिए विपक्षी दलों में है, विपक्षी दलों में क्या कहूँ, समाजवादी पार्टी में है। कांग्रेस तो एक पैरासाइट की भूमिका में है, तो बस समाजवादी पार्टी से चिपक कर कुछ सीटें लेकर चुनाव लड़ना चाहती है। अपने आप में उनका कोई यहाँ पे अस्तित्व नहीं है। बाकी हम देखते हैं कि भाई सबसे बड़े मुसलमानों के नेता के रूप में ओवैसी साहब यहाँ पे हर बार प्रयास करते हैं, परंतु उनका तो 1% भी वोट परसेंटेज नहीं आता दूर दूर तक। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को तनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल चिंता रहती है, उत्तर प्रदेश की चिंता रहती है। और चुनाव तो कोई भी हो, छोटे से छोटा चुनाव हो, बड़े से बड़ा चुनाव हो, हम उसको पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं। और जिस प्रकार का कार्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2017 से किया है, उसका आशीर्वाद। अनिला जी, जब इतना भरोसा है अपनी जीत का, तो फिर शब्दावली पर क्यों? क्योंकि बाबा तो बाबा है ना, बाबा की तो शब्दावली, अब इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर, क्या वो राजनीतिक रंग लेगा तो सही होगा कि गलत? क्या गलत शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है? नहीं, समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही है, टोटी चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? आप ये बताइए ना, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में तो समझाया जाएगा। ये लाल टोपी की गुंडागर्दी तो व्याप्त है ना उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उनको उन्हीं की भाषा में ही समझाना पड़ेगा जो समझ में आ जाए। चलिए तारिक खान जी से पूछ लेती हूँ मैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। वो कह रहे हैं कि जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में बाबा समझा देते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कहेंगे? एक भाषा हाईकोर्ट की है, आपके जो अपराधी हैं उनकी डिटेल मांगी थी, अभी तक दी नहीं। ये भाषा समझ में आती है या नहीं आती? गाली देना अच्छी बात है, और योगी आदित्यनाथ को देखकर भी लगता है कि वो गाली ही दे सकते, कोई काम नहीं कर सकते। गाली उन्होंने गाली नहीं दी है अभी तो। तारिक खान साहब, मैं आप ही के लिए प्रश्न कर रही थी उनसे, गाली कब का इस्तेमाल कब किया गया, जरा बता भी दीजिए। एक इंटरव्यू था, एक इंटरव्यू था एएनआई की, वो बाइट है, उसमें समाजवादी पार्टी को चोट लगी थी क्या? मैम देखिए, बहस मत करिए। मैं आपसे, अब मैं उनसे सवाल करूं तो ठीक है, आपसे सवाल करूं तो गलत है। देखिए, उन्हीं से तो मैंने ये सवाल किया। मुख्यमंत्री गाली नहीं देते हैं क्या? गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर गाली नहीं देते हैं? अब कहिए तो कह दें, आपका चैनल मुझे अलाउ करता है, जो बोला उन्होंने मैं एज इट इज बोल दूं। अनिला जी जवाब देंगी इसका? मैं थोड़ी जवाब दूंगी, मैं तो खाली ये पूछ रही हूँ कि गाली दी कब थी? तो दी है अभी 4-5 दिन पहले दी, और कई दिन पहले एएनआई के एक इंटरव्यू में भी योगी आदित्यनाथ साहब गाली सार्वजनिक जगह पे आम बात है। देखिए, इट्स अ न्यू नॉर्मल, उसको आप ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। इनका चाल चरित्र चेहरा यही है। अब कुछ मुद्दे की बात कर लेते हैं एक आध। इन्होंने कहा कि प्रतिदिन 5 एनकाउंटर किए, प्रतिदिन 5 एनकाउंटर। ठीक, उससे क्या होगा? भय कम हो जाना चाहिए और अपराध कम हो जाना चाहिए। कितना अपराध कम किया सुनिए, 3491 मर्डर हुए थे उत्तर प्रदेश में 2022 में, और 3218 हुए 2024 में। एनसीआरबी का डेटा, कितनी गिरावट आई? बड़े न्यूनतम गिरावट आई। क्या आपने बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया? जब लोगों में भय पर्याप्त हो गया, आपने प्रतिदिन 5 एनकाउंटर कर दिया, 300 लोगों को जान से मार डाला, तो अपराध कम होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, डेटा में दिखना चाहिए। 0 दिखता है। क्यों दिखता है ये भी नहीं बता रहा। कुछ लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिलाया गया कि आप अपराध खुल के करिए, ना आपका एनकाउंटर होगा, ना पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। वो कौन लोग हैं तारिक साहब? ये लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। आप भी बता दीजिए, आपको पता होगा।
हाईकोर्ट में जिनका नाम पूछा गया है उसी टाइप के लोग हैं। अच्छा। हाईकोर्ट में योगी अनिला जी, जवाब दीजिए इसका। नहीं, अभी तो इन्होंने मर्डर का यहाँ पे जिक्र किया हाँ। है ना, तो तारिक खान साहब को मैं ये बता देती हूँ, ये एनसीआरबी के आंकड़ों के हवाले से ही बता देती हूँ कि मर्डर रेट पर लाख अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का तो मात्र 2.8 है। आप पंजाब के विषय में क्या कहेंगे, केरला के विषय में क्या कहेंगे, तेलंगाना के विषय में क्या कहेंगे, जहां पे उत्तर प्रदेश से तिगना चौगना पांचवा है। हाँ, आप एनसीआरबी के आंकड़ों के हवाले से ही मैं बता रही हूँ कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है उसमें रिमार्केबल कमी आई है। कन्विक्शन रेट जो है 76% से ज्यादा हो गया है। डाउरी डेथ्स जो है उत्तर प्रदेश में उसमें भारी कमी आई। सेक्सुअल असॉल्ट और मॉडेस्टी जो है उसमें 80% कमी आ गई है। चलिए एक बार मैं 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में जब 2017 में हम सत्ता में आए हैं तो आ रही हूँ राशिद साहब, आ रही हूँ। और अपराधिक सरकार चला रहे थे। राशिद साहब, आप सहमत है इस बात से? अनिला जी की बात से सहमत है राशिद साहब आप? नहीं मैडम, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं। जो उत्तर प्रदेश में जो चल रहा, पूरा दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है कि इस तरीके से, खासकर मैं हमारे तबके की बात बताऊंगा, मुसलमानों के पीछे जो पड़ी है ये सरकार बिल्कुल गलत है। आपको सरकार दी है चलाने के लिए तो हिंदू मुसलमान देखिए सही, तो सबको दलितों को देख के चलना चाहिए आपको। एक ही तबके के पीछे पड़े हुए, एक ही मसाजिद के पीछे पड़े, मदरसों के पीछे पड़े, यहाँ तक कि पूरे मुसलमान गाय के लिए बोल दिए कि भाई इनको नेशनल एनिमल आप घोषित कर दीजिए। क्यों, क्या तकलीफ है आपको? आप तो बाबा है, फौरी कर देना, पहले करना चाहिए। मैं पार्लियामेंट की स्पीच देखा उनकी, जब बिल्कुल कच्ची उम्र थी उनकी, जब उन्होंने पार्लियामेंट में गाय के बारे में बता रहे थे कि भाई फौरी इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आके इतने साल 2017 से बैठे हुए, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कलेक्टर हाउस यूपी में सबसे ज्यादा, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है। यार बंद कराओ ना। खुद मुसलमान अब आगे बढ़ के बोल रहा है कि बंद कराओ। क्यों आप छेड़छाड़ी कर रहे? परसों में योगी जी की एक बयान देख रहा था, बता रहे थे कि नहीं मुसलमानों को कब से फिक्र हो गई हमारी माता की। अरे भाई साहब, जब बात कर रहे हैं हम तो बंद करो, उसी दिन बंद करो जिस दिन बात कर रहे हैं। आज तक चल रहा है। आज तक ये दिखाना क्या चाह रहे हैं आप मुसलमानों को दिखाना क्या चाह रहे हैं, देश को दिखाना क्या चाह रहे हैं? अरे बंद करना है, फौरी बंद करो बाबा। आप है तो जरूरी है। आप अगर जब मुसलमान आगे बढ़ रहा है तो आप वाकई जल्द से जल्द इसको है तो आप बंद। तो आपको लगता है कि मुसलमान आगे बढ़ रहा है यूपी सरकार में? आप खुद ही कह रहे हैं। बिल्कुल मैडम, मुसलमान आगे बढ़ रहा है, मगर योगी जी के बारे में आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि वहाँ पे जंगल। कहाँ बढ़ रहा है आगे और कहाँ नहीं बढ़ पा रहा है? मैडम अब हम तो इस बारे में पूरे हिंदुस्तान के उलमाओं से, हिंदुस्तान के जितने भी अरे आप कह रहे मुसलमानों की बात, आप कह रहे उलेमाओं से पूछूं मैं जाकर। जी वो क्या बोले मैडम? नहीं, आपको मेरी आवाज क्यों नहीं पहुंच पाती है? मुझे आपकी आवाज ठीक पहुंच जाती है। आप बोलिए तो सुनूंगा ना मैं बोलते वक्त अगर आप बोलेंगे तो कहाँ से सुनूंगा मैं? अच्छा राशिद साहब, मैं ये पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, फिर शिकायत किस बात की है? शिकायत कुछ नहीं, हमारे को शिकायत कुछ नहीं है मैडम, और उम्मीद भी कुछ भी नहीं। शिकायत भी कुछ भी नहीं है और इनसे उम्मीद भी कुछ भी नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना, भूख भी लगी है खाएंगे भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही हो सकता है। क्योंकि मैडम जब आपकी सोच अगर हमारे खिलाफ है तो हम क्या कर सकते हैं? मेरी सोच आपके खिलाफ है? नहीं, आपकी सोच, हुकूमत की सोच बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। यूपी की जो बात कर रहे हैं, यूपी की जो बात कर रहे हैं वो आप देखिए। आप तो आपका कहना है कि बीजेपी की सोच केंद्र में कि राज्य में किसके खिलाफ है? वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। डबल इंजन की सरकार है मैडम, डबल इंजन की सरकार है। हर आदमी खुश रहना चाहिए, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। आपको माँ के बता रहा हूँ कि इतना नाराजगी आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों से जो बताई जा रही है हर स्टेट, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है कि इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। जब आप हुकूमत में है, जब आप सीएम है, तो एक नजर से सबको देखना चाहिए। आज है कल नहीं रहेंगे आप, बिल्कुल नहीं रहेंगे कल, मगर उसके बाद याद किस तरीके से करेंगे आप? इस तरीके से ये मुसलमानों से इतनी नफरत करता है, मसाजिद से इतनी नफरत। अब आप बताइए, मैं भी आप कुछ कह रहे हैं, अभी आप कुछ कह रहे हैं। अमितोष से पूछ लेती हूँ। अमितोष, क्या लगता है आपको? क्या है भारत, आप ही समझा दीजिए क्या कह रहे हैं, मुझे सर समझ नहीं पा रही हूँ मैं। भारत में जब भी कोई चीज विकास की बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक चीज है जो हमेशा खतरे में आ जाती है, वो है मुसलमान। कैसे खतरे में आती है? आप आतंकवादियों की बात करोगे, मुसलमान खतरे में भारत का आ जाता है। आप औरंगजेब की बात करोगे, भारत का मुसलमान नागपुर में खतरे में आ जाता है। आप एनआरसी सीए की बात करोगे, इन्फिल्ट्रेशन की, भारत का मुसलमान खतरे में आ जाता है। आप मुसलमान की हक की बात करोगे, वक्फ मैनेजमेंट के अंदर में मेंटेनेंस रह के मुसलमान भारत का खतरे में आ जाता है। आप अनरजिस्टर्ड मदरसे को बंद करोगे तो मुसलमान भारत का खतरे में आ जाता है। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट से कहो इट्स नॉट ए स्लॉटर पार्ट ऑफ इस्लाम बात करोगे, मुसलमान खतरे में आ जाता है। तो ऐसा कहा है जब मुसलमान खतरे में नहीं आ रहा? हर चीज भारत में मुसलमान पे आके
अटक जाती है, लेकिन मुसलमान को आज तक जितना फायदा भारत मुसलमान सरकार में खतरे में मिलता नहीं है, है हिंदू उतनी खतरे में सब्सिडी इन्हें कहीं नहीं मिलती, लेकिन फिर भी भारत के खिलाफ और सरकार के खिलाफ बोलेंगे। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, मदरसों का इन्होंने जिक्र उठाया राशिद जी ने। मदरसे अहले सुन्नत ईमान अहमद रजा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2026 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 71, ये उसकी साइटेशन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं वो मदरसे वोट के अंदर, एक्ट के अंदर में खत्म करे जाएंगे। आजमगढ़ के अंदर में आजम खान ने 169 मदरसे अनरजिस्टर्ड खोल रखे थे, जो कि मदरसा स्कैम चल रहा था, वो बंद करे गए। कौन से मदरसे उसके अलावा बंद कर दिए गए? पीडीए की बात करते हैं तो किसने सरकार जमीन ली थी पीडीए में? किसने बोला था कि परिवार और डिंपल और अखिलेश पीडीए है? किसने बोला था अंबेडकर के खिलाफ? किसने अपने आप को अंबेडकर के साथ दिखाया था? किसने संत रविदास नगर का नाम बदला था? और किसने प्रोसेशन करा था? तब वहां पीडीए की बात नहीं करेंगे। कब आ जाते कम्युनल राइट्स के ऊपर में? जब समाजवादी पार्टी थी तो 2 साल के अंदर में 3 डजन से ऊपर कम्युनल राइट हुए थे। मैं आपको गिनाता हूं, बरेली में, प्रतापगढ़ में, मेरठ में, इलाहाबाद में, लखनऊ के अंदर में। वहां पे तब क्यों नहीं बोले? 1978 एमपी सक्सेना की रिपोर्ट आई थी, संभल के अंदर में 24 हिंदुओं को जला के मार दिया गया था, तब समाजवादी पार्टी नहीं। तो मुझे लगता है कि जो हिंदुओं के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, मदरसे के खिलाफ है और मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन तब भी मुसलमानों को योगी जी के अंदर में आपत्ति दिखती, तो इनको अपने आप में जाके देखना चाहिए। कौन मैं यही सवाल ले लेती हूँ तारिक खान साहब से। जो आरोप लग रहा है कि योगी तो कर रहे हैं लेकिन शायद दिख नहीं रहा है या दिखाया नहीं जा रहा है, मानते हैं आप इस बात को? मैम सभी लोग खतरे में हैं मैम, सभी लोग खतरे में। हिंदू खतरे में है, बता के सरकार में आ गए, 2 सीट से पता नहीं 400-500। मुझे तो लग रहा है आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बिजली का बिल आपने दिया है कि नहीं? इतने अंधेरे में क्यों बैठे हैं बताइए मुझे आप। सब ठीक है ऐसा है तारिक खान साहब? मैम अगर पहले से आपने अगर ये सवाल मुझे बताया होता तो मैं बिल लेके बैठता। वैसे आप अपने ऑफिस का बिल दिखवा दीजिए पहले कि जमा है नहीं जमा है। नहीं, उसकी चिंता आप ना करें, तो आप मेरे घर की चिंता ना करें। ये बात मैं मानती हूँ। मैं तो चिंता इस बात की कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने फिर आपको परेशान कर दिया। देखिए मैं अंधेरे में आ गया हूँ। योगी से कहें कि यूपी में लाइट लेकर आए। इनके मंत्री विधायक शलभमणि त्रिपाठी कल रो रहे थे एक पावर हाउस के बाहर कि बिजली दे दो, बिजली दे दो। इनके विधायक हैं शलभमणि त्रिपाठी, पहले पत्रकार भी थे, बहुत बड़े पत्रकार हैं, कई बार मुझसे मुलाकात है। तो बिजली के लिए रो रहे थे, लाइट के लिए। खैर अभी यूपी में लाइट नहीं है, अंधेरे में हूं मैं, और बिजली का बिल मेरा जमा है। बिजली का बिल मेरा जमा है। अगली बार जब आऊंगा तो बिल लेकर आऊंगा। आप भी अपना बिल लेकर आइएगा और सभी लोग अपना अपना बिल लेके आए। खैर कुछ मुद्दे की बात करूं मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। आपको पूरा समय देती हूँ, आप इधर उधर बात करते हैं फिर कहते हैं मैंने समय नहीं दिया। मैम आपने एक आरोप लगाया। मैंने आपसे आरोप नहीं लगाया, मैंने आपसे पूछा। मैं पूछ रहा था, पूछने में और आरोप लगाने में अंतर है। शब्दों का चयन सही रखिएगा सर मेरे साथ। पूछ रही हाँ, मैं भी आपसे पूछ ही रहा हूँ कि आपका बिल जमा है या नहीं। बिल्कुल है, मैंने कहा ना, बिल्कुल चिंता मत करिए। तो बिल है आपका? अरे बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता ना करें इस बात की। बिल लाएंगे आप? मैं कोई जरूरत नहीं है, हम उजाले में बैठे हैं, काफी रोशनी है। बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए बार बार रोशनी कम हो रही है, फिर आप थोड़ी देर बाद कहेंगे कि हमने आपके चेहरे पे रोशनी कम कर दी ना। ये क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। हाँ, ये मोबाइल की लाइट नहीं आ रही है, ये मोबाइल से अपने आप को मैं लाइट दे रहा हूँ। यहाँ लाइट पिछले 10 घंटे से नहीं है, ठीक है? लाइट 10 घंटे अब आपके पास 1 मिनट है, आप बोल लीजिए अपने मुद्दे पर। बोल नहीं रहा हूँ, मुद्दे पर भी बोल लीजिए, डिबेट खत्म भी करनी होगी ना सर। सही है। सवाल भी आपको सोच समझ के पूछना चाहिए। मैं खैर मुद्दे पे आते हैं, छोड़ते हैं उस बात को, बिल को छोड़ते हैं। मैंने मूलभूत सवाल यही पूछा था मैम कि जब आप लगातार 17,000 एनकाउंटर कर चुके, जो मुद्दा है, तो मैम अपराध कम होना चाहिए उसी अनुपात में, वो नहीं हुआ है। मतलब ये है कि बीमारी कुछ और है, कैंसर है और बुखार की दवा आप दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। कुछ लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है क्योंकि अपराध में उसी अनुपात में कमी। आपके एनकाउंटर से जस्टिफाइड है, आप गोली मारे लोगों को, उनको जान से मारते, ठीक है, मगर उसका रिफ्लेक्शन तुरंत ही अपराध में कमी। बलात्कार में 1 नंबर, आपको मैंने बताया 273 मात्र मर्डर कम हुए, जो कि आधे से ज्यादा कम हो जाने चाहिए। ये भी 2023 का डेटा नहीं है, बीच में 1 साल गायब है। इसलिए मैं कह रहा हूं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि ये आंकड़ों में जो आप लोगों को मार रहे हैं, खूब मारिए, घर तोड़िए, उनके घर तोड़िए, निस्तनाबूद कर दीजिए, लेकिन अपराध में कमी आनी चाहिए जो नहीं आ रही। बिल्कुल, एनकाउंटर करिए, गोली मारिए। आखिरी जवाब ले लेती हूँ अनिला सिंह जी से। अनिला जी कह रहे हैं अपराध में कमी आनी चाहिए जो कि नहीं आ रही है, और ये आंकड़े बता रहे हैं जो कि आपकी सरकार दे रही है। नहीं, आंकड़ों को पढ़ने के लिए थोड़ी सी बुद्धि चाहिए होती है, थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी से तो मैं इस प्रकार की अपेक्षा करती नहीं हूँ कि कोई पढ़ा लिखा बुद्धिमान जो है वो दिमाग अपना लगा के एनसीआरबी के आंकड़े देखे। तो अगर इनको एनसीआरबी के आंकड़े नहीं समझ में आते हैं उत्तर प्रदेश के, तो मैं इसमें कोई इनकी गलती नहीं बताती हूँ कि जो राजनीतिक दल है केवल गुंडागर्दी, माफियागर्दी, डॉनगर्दी उसके ऊपर चला है सालों साल। तो
तो उससे ये अपेक्षा की जाए कि वो एनसीआरबी के स्टैटिस्टिक्स पढ़ ले। चलिए, अब लेकिन ये आप लगता है मुझे ये तो सिर्फ ट्रेलर है उत्तर प्रदेश के चुनाव का। ये आगे जैसे जैसे तापमान आगे बढ़ेगा बोलो ना ये। गर्मी का। नहीं अनिला जी, मेरे पास समय मुझे सिर्फ इतनी अनुमति देता है। अनिला जी आपका, अमितोष जी आपका, तारिक खान जी आपका विशेष धन्यवाद, और राशिद शरीफ जी मुस्लिम स्कॉलर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी से बोले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, जल संचय जन आंदोलन बना है। सीआर पाटिल का ये कहना है। पीएम मोदी की अपील का बड़ा असर है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सूरत के व्यापारियों ने जल संरक्षण किया। 31 मई 2027 तक 2 करोड़ वाटर स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य है। पीएम मोदी की अपील का असर है। 6 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी। जल संचय बन गया है अब आंदोलन। सूरत के व्यापारियों ने जल संरक्षण किया है। सूरत में हजारों स्ट्रक्चर बनवाए गए हैं। 31 मई 2027 तक 2 करोड़ वाटर स्ट्रक्चर, राजस्थान में 40,000 वाटर स्ट्रक्चर बनाए गए। जहां मोदी सरकार अपने 12 साल पूरे करने जा रही है, वहीं पर जल संचय के मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल साहब मौजूद हैं। पाटिल साहब, ये क्या बड़ी उपलब्धि है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था और जो टारगेट था उसको समय से पहले पूरा कर लिया गया? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 सितंबर 2024 को सूरत के एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए पानी में सहाय करना चाहिए। उनके कहने से सूरत के जो व्यापारी राजस्थान के हैं, उन्होंने 40,000 ऐसे स्ट्रक्चर और राजस्थान में अपने अपने गांव में उन्होंने बनवा दिए। बहुत से लोगों ने बहुत उसके अंदर काम किया। मध्य प्रदेश में भी 35,000 स्ट्रक्चर बने, बिहार में भी 10 जिले में सभी गांव में 4-4 स्ट्रक्चर बनाए गए। लोग जुड़ते गए। कच्छ में एक भूखी नदी है और नदी के लिए उसको उसकी डेप्थ बढ़ानी थी, उसके ऊपर काम करना था, उसके अंदर जो गंदगी थी उसको हटानी थी। एक दामजी एंकर जो बॉम्बे की पार्टी है, मूल लोग कच्छ की है, अपने गांव के लिए उसने 50 करोड़ रुपया वो वहाँ पे खर्च कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा भी लगाया और बड़ा काम भी किया। और अलग अलग लोगों ने, किसी ने CSR फंड से, किसी ने अपने पैसे से, किसी ने अपने माता के नाम से, सभी ने अपने पैसों से स्ट्रक्चर बनाए और उसको कलेक्टर के द्वारा चेक करके हमारे पोर्टल पर चढ़ा दिया गया। हमारा टारगेट था कि हमने पहला टारगेट रखा था 31 मई 25 तक में 10 लाख स्ट्रक्चर बनाएंगे। 27.5 लाख स्ट्रक्चर जब भी बने, उसके बाद हमारा टारगेट था कि 31 मई 2026 तक हम 1 करोड़ स्ट्रक्चर बनाएंगे। और 31 मई 2026 तक हमने 1 करोड़ 55 लाख स्ट्रक्चर ये पूरे कर दिए हैं। और कल ही हमने हमारे सभी अधिकारियों के साथ जो मीटिंग की, तो हमारा टारगेट है कि 31 मई 2027 तक हम दूसरे 2 करोड़ स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट भी हमने तय कर लिया है। तो मोदी साहब का एक आह्वान, उसकी क्या इम्पैक्ट आती है इसके अंदर दिखता है। इसके अंदर सरकार का बहुत करीब 10 लाख स्ट्रक्चर ही जो मनरेगा से पैसे से बने हैं, बाकी सभी पैसे लोगों ने लगाए और पानी के लिए लगाए। तो आज लोगों को पानी की जागृति के लिए भी वो जागृत हो गए। पानी आज है तो पानी है, जल है तो कल है, जो बात हम करते हैं वो बात भी इसके अंदर प्रतीत होती है कि बात मोदी साहब की बात लोगों के मन में भी आ गई है। और लोग जिस तरह से मोदी साहब के कहने के बाद अपने अपने गांव जाकर भी जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अपने घर में भी बना रहे हैं, वो जहाँ रहते हैं उस अपार्टमेंट में, उस सोसाइटी में भी बना रहे हैं। इससे जल का स्तर जो पहले 27 लाख स्ट्रक्चर बने थे तो 2.4 BCM पानी पूरा बढ़ा था जो रिपोर्ट के मुताबिक, आज उससे कई गुना ये स्ट्रक्चर बढ़े हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बारिश के बाद पानी का जो स्तर है और ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मोदी साहब ने जो कल्पना की थी उस कल्पना को लोगों ने साकार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है क्योंकि मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड के बाद अब एक के बाद एक एक्शन ले रहा है प्रशासन। और इस वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई, क्योंकि दिल्ली अग्निकांड के बाद अब सख्त कार्रवाई हो रही है, मालवीय नगर में बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अवैध दुकानों पर
और होटल पर 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और उसके बाद मालवीय नगर के उन्हीं होटलों पर कार्रवाई हो रही है जिन्हें अवैध घोषित किया जा रहा है। मेरी सहयोगी अनुष्का मेरे साथ जुड़ रही है। अनुष्का, मालवीय नगर से जुड़ रही हैं, क्या है इस समय का लेटेस्ट अपडेट? बिल्कुल मनोज, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मालवीय नगर के पास, ठीक उसी जगह से जहां पर जो अग्निकांड जो है वो हुआ था। आपको दिखा दे किस तरीके से प्रशासन जो है वो एक्शन में आता नजर आ रहा है। चारों तरफ सीलिंग और डिमोलिशन ड्राइव की जा रही है। थोड़ी देर पहले ही यहां पर एमसीडी की तरफ से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। जितनी भी ऐसी दुकानें थी जिन्होंने सड़क के ऊपर इंक्रोचमेंट करके रखा था, उन सभी दुकान के अतिरिक्त जो इमारतें वहां बनाई थी, सब अतिरिक्त जो सीढ़ियां वहां पर बनाई थी सड़कों पर, उन सभी को डिमोलिश किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बीएनबी रूल्स का उल्लंघन करके जो भी गेस्ट हाउसेस और होटल्स चला रहे थे, उन सभी को इस तरीके से सील किया गया है। तस्वीरें आपको मालवीय नगर से ही दिखा रहे हैं। फ्लरिश इन जहां पर आग लगी थी उससे महज कुछ मीटर की दूरी पर ये सभी रेस्टोरेंट्स, होटल्स और गेस्ट हाउस जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर डिमोलिशन और सीलिंग ड्राइव जो है उसको अंजाम दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया था और अब पुलिस अलग अलग जगहों पर जाकर के देख रही है कि आखिर ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर इस तरीके से इलीगली बीएनबी रूल्स का उल्लंघन करके जो होटल्स और गेस्ट हाउसेस हैं वो चलाए जा रहे हैं। उन सभी जगहों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सीलिंग और डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बुलडोजर चला था, एमसीडी की तरफ से बुलडोजर चलाया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर, जैसे कि हौज खास में हमने देखा था कि आज जो है सीलिंग ड्राइव किया गया था। हौज रानी में जहां पर हमने देखा था कि थोड़ी देर पहले ही अलग अलग बीएनबीज थे जहां पर नोटिस चस्पा किए गए थे, कंप्लेंट्स के बेसिस पर उनके ऊपर एक्शन लिया गया और उन सभी जगहों पर सीलिंग जो है वो की गई। इन सभी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से एमसीडी की तरफ से और जॉइंट कमेटी की तरफ से जो है ये पूरा एक्शन जो है वो लिया जा रहा है ताकि इस तरीके से इलीगल तरीके से जो यहाँ पर होटल्स चला रहे हैं उन सभी के ऊपर लगाम लगाई जा सके। चारों तरफ आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो आला अधिकारी जितने भी है प्रशासन की तरफ से सब यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं। अलग अलग जगहों पे जो तहकीकात है वो की जा रही है और उसके बाद से यहाँ पर सीलिंग की जो ड्राइव है वो चलाई जा रही है। कुछ दिन पहले ही जितने भी इलीगल यहाँ पर रेस्टोरेंट्स और बीएनबीज थे वहाँ पर बिजली जो है उसका कनेक्शन काट दिया गया था और आप देख सकते हैं किस तरीके से आज यहाँ पर प्रशासन के सभी लोग पहुँचे हैं और सीलिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। इस पूरी बेल्ट पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर अलग अलग दुकानों पर जहाँ पर नोटिस दिए गए थे। अनुष्का, ये भी बता दीजिए जरा कि क्या क्राइटेरिया है? आप देख सकते हैं अनुष्का, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे जरा क्राइटेरिया भी बताइए जिसके आधार पर ये सिलेक्शन किया जा रहा है। बुलडोजर कहाँ चलेगा, किस पर चलेगा, क्यों चलेगा? अभी तक तो प्रशासन को जागने में काफी समय लग गया। बिल्कुल मनोज्ञा, 21 लोगों की जानें गई हैं जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फॉरेन नेशनल्स थे। आपको बता दें साकेत और मालवीय नगर के पास एक ऐसा इलाका है जहां पर जितने भी लोग हैं बाहर से भी कई लोग हैं जो यहां पर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उसको लेकर के यहां पर पहुंचते हैं और अलग अलग होटल्स में रहते हैं। तस्वीरें आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सीलिंग ड्राइव जो है वो चलाया जा रहा है। जब ये इस तरीके की घटना हुई उसके बाद से लगातार प्रशासन की तरफ से बताया गया था कि जो बीएनबी नियमों का उल्लंघन कहीं पर भी अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। हमने देखा था किस तरीके से बीएनबी के तहत सिर्फ 6 रूम ऑपरेट करने के लिए फ्लरिश स्टे को जो है अनुमति मिली थी। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का। मैं आपको बता दूं एक और बड़ी खबर आ रही है, हमें पटना चलना पड़ेगा क्योंकि पटना में खान सर पर एफआईआर दर्ज हो गई है और उसके बाद गोलीकांड विवाद में खान सर पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस की जांच में खान सर का नाम आया है सामने। पुलिस पूछताछ में खान सर के बॉडीगार्ड ने खुलासा किया है। बॉडीगार्ड ने कहा कि खान सर के कहने पर फायरिंग की थी। बहुत बड़ी बात है ये और बहुत बड़ा खुलासा। एक और परत दर परत खुलती हुई इस मामले में मेरे साथ मेरे सहयोगी सोमू आनंद जुड़ रहे हैं पटना से। सोमू, इस मामले को और ज्यादा पेचीदा होता हुआ देखा जा रहा है, अब तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जब से कल ये वीडियो सामने आया कि खान सर के गार्ड फायरिंग कर रहे हैं उसके बाद से ही पूरी तस्वीर बदल गई। मैं इस वक्त उन्हीं के परिसर में हूँ जहाँ पर खान सर का कोचिंग है और उसके बगल में एक कैंपस में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर भी चलता है। तो यहीं पर वो सारा विवाद हुआ था। इसी गेट के पास वो आपने तस्वीरें देखी होंगी जब हमला हुआ था और यहीं पर जो बैनर पोस्टर्स लगे थे उसको फाड़ा गया था।
अब इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि जब खान सर के बॉडीगार्ड से पूछताछ हुई तो उन्होंने ये कबूल किया कि खान सर ने उन्हें ये बात कही थी कि आपको फायर करना है, और उनके कहने पर, उनके आदेश पर उन्होंने फायरिंग की। अब इस मामले में आर्म्स एक्ट के साथ साथ एक हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया गया है, और जो 3 नामजद आरोपी हैं उनमें से एक खान सर भी उनमें शामिल हैं। तो अब खान सर की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। और कल हमने देखा कि कितना बड़ा प्रदर्शन छात्रों का हुआ था। ज्ञान बिंदु कोचिंग के समर्थक वो सभी छात्र थे और वो कह रहे थे कि जिस तरह से रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है, उनकी अब रिहाई होनी चाहिए और वहीं खान सर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो पूरी तस्वीर एक वीडियो के सामने आने के बाद बदली थी। पटना पुलिस ने उस वीडियो की जांच की, उसके आधार पर जो दोनों गार्ड थे उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ में खान सर का नाम सामने आया और अब तीनों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी सोमू, ये भी बताइए हमें कि जब अब इस मामले में खान सर का कोई बयान आया है क्या सामने, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि ज्ञान बिंदु पर आरोप लग रहे हैं, पर अगर उनके बॉडीगार्ड ऐसा कह रहे हैं तो मामला पेचीदा होता नजर आ रहा है। देखिए, खान सर के जो बयान हैं वो लगातार बदले हैं इस पूरे मामले में, और इसी ने तमाम तरह के संदेह पैदा किए हैं। खान सर ने मंगलवार की रात, जिस रात ये पूरी घटना हुई थी, उस दिन ये कहा था, उस रात में ये कहा था उन्होंने कि उनके सामने फायरिंग हुई है, लेकिन फायरिंग का कोई फुटेज नहीं मिला, और उसके बाद पुलिस ने भी ये कहा कि कोई फायरिंग नहीं हुई है। एफआईआर जब दर्ज कराई गई थी खान सर के कोचिंग की तरफ से, उसमें भी फायरिंग का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन आज एक और वीडियो सामने आया है जिसमें खान सर अपने क्लासरूम में स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि फायरिंग हुई थी। यानी कि लगातार वो अपने बयानों से पलटते रहे हैं। हालांकि कल आधिकारिक रूप से खान ग्लोबल स्टडीज की तरफ से एक बयान जो है वो मीडिया में जारी किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि आत्मरक्षा में जो गार्ड थे उन्होंने फायरिंग की थी, लेकिन ये दिख रहा था कि उस वक्त वहां पर कोई भी हमलावर जो है, जो लोग हमला करने आए थे, जो आरोपी हैं, वो लोग मौजूद नहीं थे, वो वहां से जा चुके थे। उसके बाद ये फायरिंग हुई थी और पुलिस को उन्होंने पहले इस बात की जानकारी नहीं दी कि उनके गार्ड्स ने फायरिंग की है, ये बात छिपाई रखी। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया, यानी करीब 48 घंटे के बाद उनकी तरफ से ये बात कबूल की गई कि उनके गार्ड्स ने फायरिंग की थी। तो ये तमाम चीजें जो है वो खान सर के प्रति इस पूरे मामले में संदेह जो है बढ़ाते रही हैं। एक और वीडियो जो सामने आया वो इसी जगह का वीडियो है जिसमें 31 मई को जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर की तरफ से सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, उसका जो बैनर है वो बैनर फाड़ते हुए एक स्टाफ दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीजें चल रही थी, यानी ये घटना भले ही मंगलवार को हुई है, लेकिन इसके बीच जो है वो कुछ दिन पहले ही पड़ चुके थे और विवाद, हल्की फुल्की झड़प जो है, हल्की फुल्की बातचीत जो है उस तरीके से, या फिर बहस कहें हम, तो वो हो रही थी दोनों कोचिंग के स्टाफ के बीच में। लेकिन मंगलवार को मामला उस वक्त बढ़ गया जब खान सर के कोचिंग के गार्ड के साथ जो मारपीट हो गई और उसमें उन्होंने ये कह दिया कि फायरिंग हुई है, जबकि ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, और तभी ये मामला बढ़ा था। तो अब मामला तो बढ़ गया, अब इसकी तहकीकात भी कर रही है पुलिस। सच का सामना होना और सामने आना भी बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल पेचीदा होते चले जा रहे हैं। जवाब का इंतजार रहेगा।